हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम एनसीईआरटी का 7th चैप्टर करेंगे। इससे पहले 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, इससे पहले वाले अध्याय में हमने गौतम बुद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था और उनके नियम वगैरह पढ़े थे। और उसके बाद अब हम देखते हैं अशोक। अशोक एक महान राजा थे, सम्राट कहेंगे इनको, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ये हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए, एक ऐसा सम्राट, कितना अनोखा सम्राट होगा जिसने युद्ध का त्याग कर दिया हो। तो देखते हैं हम कैसे इन्होंने युद्ध का त्याग किया है। जो इम्पोर्टेंट होगा हम वही इसमें देखेंगे। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। देखिए, एक होता है राज्य और एक होता है साम्राज्य। जो राज्य होता है, राज्य से भी बड़ा साम्राज्य होता है, और साम्राज्य का जो सम्राट होता है, साम्राज्य पर जो शासन करता है, उसको सम्राट कहते हैं। इसीलिए अशोक का बहुत बड़ा राज्य था, पूरा एक साम्राज्य था। इसको इसीलिए अशोक को सम्राट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। देखिए, जो नोट होते हैं, रुपए पैसे होते हैं, तो उन पर ये वाला चित्र बना हुआ आता है। अशोक स्तंभ से लिया गया है ये चित्र। और इसके नीचे ये जो चक्र है, अशोक चक्र, ये हमारे तिरंगे पर मिलता है। तो देखिए, ये सारनाथ में स्थित है ये स्तंभ, यहीं से ये लिया गया है। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। सारनाथ के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। क्या हुआ था सारनाथ में? जो गौतम बुद्ध थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उन्होंने उपदेश दिया था। जो अपना प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था वो सारनाथ में ही दिया था। इसे हमने याद भी किया था कि उन्होंने अपना उपदेश बहुत ही सार में दिया होगा, इसलिए सारनाथ, ये याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। देखिए, इसके जैसे कई सारे स्तंभ बनवाए थे उन्होंने और उस पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे, मतलब कि उन पर लिखवाया गया था। और इन्हीं अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में पता चलता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर राज किया था, कौन कौन सी जगह, कौन कौन से राज्य उनके साम्राज्य में शामिल थे। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के प्रथम राजा थे। उनके बाद उनके बेटे बिंदुसार थे, और बिंदुसार के बाद बिंदुसार के बेटे थे अशोक। ये तीनों देखिए बहुत महान राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसके बाद अशोक। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उससे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के राजा थे। इससे पहले एक वंश था, नंद वंश। तो नंद वंश का राजा था एक महापद्म नंद, उसका भी बेटा था एक घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक शासक था घनानंद। तो जो ये घनानंद था, ये बहुत ही घमंडी राजा था। इसने कौटिल्य या चाणक्य का अपमान किया था। तो इसी का बदला लेने के लिए, इसी से अपमानित होकर उसका बदला लेने के लिए चाणक्य या कौटिल्य एक ही नाम है ये, मतलब कि एक ही व्यक्ति का नाम है। तो इन्होंने सोचा कि मतलब इन्होंने बदला लेना चाहा, तो इन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक थे, इन्हें शुरू से इन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और जो चाणक्य थे, ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो दोनों ने मिलकर, देखिए, चाणक्य की बुद्धि और चंद्रगुप्त जो थे एक शक्तिशाली राजा थे, तो दोनों ने शक्ति और बुद्धि मिलकर इस घनानंद को हराया था और वहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य,
नेक्स्ट देखते हैं, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। देखिए चाणक्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं दिया गया है, ये राजनीति पर है, राजनीति पर लिखी पुस्तक है ये। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। एक क्वेश्चन ये भी पुटअप किया जाता है कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, तो इनका नाम विष्णुगुप्त था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। या ऐसे दे दिया जाएगा कि चाणक्य के निम्नलिखित में से कौन सा नाम नहीं था, तो चाणक्य था इनका नाम, कौटिल्य था और विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए वंश के बारे में दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, कौन कौन से, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो ये 3 महत्वपूर्ण राजा थे मौर्य वंश के। नेक्स्ट देखते हैं कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में देखेंगे अभी हम। इनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। देखिए इनमें साम्राज्य की राजधानियाँ थीं ये पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। देख लेते हैं हम कहाँ कहाँ हैं ये। देखिए ये आ गया हमारा प्यारा भारत, और ये देखिए ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, मगध की। देखिए मगध के ही राजा थे ये, और सबसे पहले जो राजधानी थी मगध की वो राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बन गई थी। देखिए ये है तक्षशिला, उत्तर पश्चिम भारत में, ये आज पाकिस्तान में पड़ता है। और ये रहा उज्जैन, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए प्रमुख राजधानियाँ थीं ये साम्राज्य की। नेक्स्ट, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। देखिए जो ये तक्षशिला था, ये रहा तक्षशिला, ये पश्चिमी भारत में पश्चिमी एशिया को जाने वाला रास्ता था। और जो ये उज्जैन था, ये देखिए यहाँ पर पड़ता है ये उज्जैन, ये उत्तर भारत से, ये रहा उत्तर भारत और नीचे वाला दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत जाते थे तो ये मार्ग में पड़ता था, यहीं से होकर जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। देखिए बीच बीच में गांव भी बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। देखिए जो मध्य भारत था वहाँ पर ज़्यादातर जंगल थे। तो आज भी सबसे ज़्यादा जंगली एरिया जो फॉरेस्ट एरिया है, वन एरिया, वो कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य भारत में। संग्रहण ये हो गया। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब देखते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, देखिए जो साम्राज्य होते हैं वो राज्यों से बहुत बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। देखिए इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। देखिए आम लोगों से इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए टैक्स कलेक्ट करते थे वो लोग, और उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अधिकारियों ऑफिसरों की आवश्यकता होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। देखिए, राजा इन सब से टैक्स लेता था और उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। देखिए, जो राजा के जासूस होते थे उन पर भी ये नज़र रखते थे। कौन? संदेशवाहक। ये इधर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहने का इनका काम था। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे ऊपर राजा होता था, जो अधिकारियों की मदद से सब पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत हुआ करते थे। देखिए, जैसे ये मौर्य साम्राज्य हो गया और इसको प्रांतों में डिवाइड कर दिया था ताकि इतने बड़े साम्राज्य पर अच्छे से शासन हो सके। तो जो ये बड़े बड़े प्रांत थे, कि बड़े बड़े जो प्रांत थे उसमें राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। राज्यपाल वहाँ का गवर्नर। तो ये जो थे, इसी जैसे ये प्रांत है, इसका गवर्नर कोई राजकुमार होता था और वो उसका शासन देखता था, उसी प्रांत का, अपने प्रांत का शासन वो खुद चलाता था राजा की तरह। नेक्स्ट देखते हैं। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। देखिए, अभी हमने देखा तक्षशिला पाकिस्तान में है आज। ये उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था वहाँ की। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, लेकिन वहाँ के लोग स्थानीय परंपराओं को ही मानते थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। देखिए, जो मौर्य शासक थे वो मार्गों और नदियों पर ज़्यादा नियंत्रण रखते थे, क्योंकि देखिए उस मार्ग से जो भी लोग जाते थे, जो भी व्यापारी वगैरह जाते थे, तो उस रास्ते से होकर जाने के लिए उनसे भी टैक्स लेते थे ये लोग, इसलिए ये नियंत्रण रखते थे। नेक्स्ट देखते हैं। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे, जहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, उत्तर पश्चिम था वो कंबल, वहाँ पे कंबल बनाए जाते थे, तो कंबल के लिए फेमस था। और दक्षिण भारत जो था वो सोने, आपने देखा होगा कर्नाटक आज भी सोने के लिए फेमस है, सोने की खाने हैं वहाँ, सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। देखिए, जो भी शासन चलता था वो टैक्स कलेक्ट करके किए जाते थे और नजराना लिया जाता था। नजराना क्या होता था, लेकिन नजराने के बारे में देखते हैं। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। देखिए, कर जो होता था टैक्स, वो रेगुलर लिया जाता था, जैसे कि हर महीने लिया जाता था, और जो नजराना होता था वो अनियमित था, इसका कोई नियमित समय नहीं था, ये कभी भी जब संभव हो तब इकट्ठा कर लिया जाता था। लेकिन देखिए, टैक्स जो है वो हर किसी को ज़रूर देना होता था, लेकिन जो नजराना था ये स्वेच्छा से दिया जाता था, जब जिसका मन करे वो दे सकता है नजराना। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। भेंट कह सकते हैं, ये राजा को भेंट देते थे। नेक्स्ट देखते हैं। राजधानी में सम्राट। मैगस्थनीज
देखिए मेगास्थनीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जो यूनान देश से आया था, और इसकी पुस्तक पूछी जाती है जब ये यहाँ रहा था, राजदूत बन के आया था ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो इंडिका पुस्तक से ही इस चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिका किसकी पुस्तक है, तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। देखिए सेल्यूकस निकेटर यूनान का एक राजा था, यूनानी राजा था। इसने अपना एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को बनाकर। नेक्स्ट देखते हैं। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। देखिए मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था तो इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका से ही हमें ये सारा मिलता है। इसने क्या लिखा था देखते हैं। यहाँ हम उसके विवरण का अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। देखिए आप देख सकते हैं उस समय के राजा कितने वैभवशाली थे कि उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। इसलिए हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। देखिए हाथियों तक को सोने और चांदी से अलंकृत किया जाता था। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि पाटलिपुत्र के बारे में दे रखा है। ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। काठ मीन्स लकड़ी ही होता है, लकड़ी से बना था जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। देखिए जो नजराना लिया जाता था लोगों से, जो जंगल में लोग रहते थे वो काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। आज भी जो जंगली एरिया में लोग रहते हैं आदिवासी टाइप के, तो वो भी बहुत हद तक आज भी स्वतंत्र हैं। उनके इलाके में आप बिना परमिशन के एंट्री नहीं कर सकते। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी और शहद और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें नजरानी के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट। अनोखा क्यों कहते हैं इसको देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। देखिए जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश में 3 प्रमुख राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनके पिता और अशोक। तो सबसे प्रसिद्ध अशोक ही था। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। देखिए अशोक ने अभिलेख लिखे थे, बहुत सारे पत्थरों के अभिलेख बने हुए हैं, स्तंभ लेख बने हुए हैं जिस पर इन्होंने अपने संदेश जनता तक भिजवाना चाहा था। इन्होंने जो भी संदेश दिए वो लिख कर दिए थे। और इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। लिपि क्या होता है? कोई भी भाषा का लिखित रूप, किसी भी भाषा का लिखित रूप लिपि कहलाता है। जैसे हम देखिए हिंदी पढ़ रहे हैं और ये लिखित रूप है हिंदी का, ये सब लिखा हुआ है। ये कौन सी लिपि है? ये देवनागरी लिपि है, देवनागरी। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी की लिपि क्या है, तो वो देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ है? आधुनिक जो
उड़ीसा है उसी का पहले जो नाम था, पुराना नाम वो कलिंग था। उड़ीसा को पहले कलिंग कहा करते थे। अशोक ने कलिंग पर जब आक्रमण किया तो इसने इतना ज़्यादा नरसंहार किया था कि वहाँ लाखों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। तो उससे देखिए इनका हृदय परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और ये प्रतिज्ञा ली थी कि ये कभी आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। और फिर इन्होंने एक धर्म ग्रहण कर लिया था, अपनी प्रजा को संदेश देना और युद्ध ना करना। देखते पढ़ते हैं इसके बारे में। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। देखिए जब ये राजा बने उसके 8 साल बाद, राजा बनने के 8 साल बाद इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। क्योंकि देखिए इससे पहले कलिंग के राजा जो थे बहुत शक्तिशाली थे। इससे पहले किसी भी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था कोई, तो पहली बार इन्होंने ही कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे कलिंग पर। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? देखिए ये वर्णन कौन कर रहे हैं? अशोक ही कर रहे हैं। अभी अपने अभिलेख में इन्होंने ये सब लिख रखा है, उसी का पार्ट है ये। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते थे और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपनी प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। देखिए जब इन्होंने इस पर आक्रमण किया तो इनका हृदय परिवर्तित हो गया था, मतलब बदल गया था। उसके बाद इन्हें देखिए बहुत पश्चाताप हो रहा था, खुद लिख रहे हैं ये। और मैंने धम्म पालन, धम्म देखिए धम्म प्राकृत भाषा में है ये, धर्म इसका मतलब है धर्म, धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय कर लिया था इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो इन्होंने अपने राजा बनने के 8 साल बाद। नेक्स्ट देखते हैं। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। देखिए ये कहते हैं कि बलपूर्वक विजय जहाँ आप पाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोगों का दिल धर्म के पालन करने से जीता जाए। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। देखिए इन्होंने ये संदेश इसलिए दिया है कि इनके बाद जो इनके बेटे राजा बने, इनके पोते बने, तो वो भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म संस्कृत शब्द धर्म का ही एक प्राकृत रूप है। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध, कलिंग के बारे में दिया है। देखिए ये कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। देखिए उड़ीसा का प्राचीन नाम है कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। देखिए इनका जो धर्म था इसमें किसी की पूजा या कर्म कांड करना, यज्ञ वगैरह ये सब नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। देखिए बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक चित्र दिया है उस समय का, ये भी अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का इस मूर्ति को देखो। ये बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है।
देखिए इन्होंने जगह जगह स्तंभ बनाए थे। बिहार के रामपुरवा में ये स्तंभ मिला था, इसी का हिस्सा है ये। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। उस समय की ये मूर्तिकला का एक नमूना है, ये देख सकते हैं आप, मूर्तिकला का उस समय का है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। देखिए उनके साम्राज्य में बहुत सारे लोग थे जो अलग अलग धर्मों को मानते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म मात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी दूत भेजे। देखिए इन्होंने कहाँ कहाँ अपने दूत भेजे थे धर्म के प्रचार के लिए। सीरिया में, पश्चिम एशिया, मिस्र में, देखिए पूर्वी अफ्रीका है ये, ग्रीस में भी भेजे थे और श्रीलंका में भी। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने सड़कें खुदवाईं। बाद में देखिए उन्होंने सड़कें खुदवाई थीं, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। देखिए अशोक का हृदय कितना परिवर्तित हो गया था कि कहाँ वो एक लाख लोगों को उसने मारा था और कहाँ उसने बाद में देखिए जानवरों तक की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। नेक्स्ट देखते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा को उसने संदेश जो दिए थे उसी का भाग है ये कुछ। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार हो जाते हैं, तब जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। देखिए इन्होंने बोला है कि जो लोग विवाह करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो नामकरण कराते हैं, ये तरह तरह के अनुष्ठानों पर मतलब पैसा खर्च करते हैं, तो ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं, ये अशोक ने कहा है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वे ज़्यादा फलदायी होंगी। क्या हैं ये रीतियाँ? देखिए ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ये अशोक ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मी लिपि के बारे में दे रखा है। देखिए आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां जो हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि जो है ये सबसे पुरानी लिपि है और आज जो भी लिपियां प्रचलित हैं ज़्यादातर इसी से निकली हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अन्यत्र आ गया। देखिए इसी समय दूसरी जगह क्या चल रहा था। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। देखिए चीन की दीवार के बारे में आपने सुना होगा, बहुत बड़ी दीवार है ये। तो जब मौर्य साम्राज्य उभरा था तभी चीन के सम्राट ने इसे बनाना शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। देखिए इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग
100 किलोमीटर लंबी है। 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। आप सोच सकते हैं कितनी लंबी दीवार है। और 2000 वर्षों तक चलता रहा था इसका काम, इसे बनाने का काम। तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। देखिए कितनी चौड़ी दीवार है ये। आप चित्र देख सकते हैं, ये है चीन की दीवार। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इतनी चौड़ी है कि सड़क जैसी चौड़ी है, ऊपर से सड़क जैसी लगती है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये मैप है। देखिए रोमन साम्राज्य दिया है, ये रोमन साम्राज्य है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप एक ये देख लीजिए, बेरी गाजा। ये एक उस समय बंदरगाह हुआ करता था जहाँ से रोम का और ईरान वगैरह से इंपोर्ट होता था, व्यापार होता था। ये देखिए पेडुका है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रोमन नाम है पेडुका, यहाँ पर देखेंगे। ये है देखिए पेडुका। ये देखिए मानचित्र में पोडुका दक्षिण भारत में ढूंढो। अरिकामेडु, देखिए इसका जो नाम है ये पोडुका दे रखा है यहाँ, लेकिन इसका रियल नाम जो है वो अरिकामेडु है। ये रोमन नाम था। ये जो पोडुका है ये रोमन नाम था, इसका नाम क्या है, अरिकामेडु। यहाँ से देखिए रोम से व्यापार होता था, क्योंकि रोम से कुछ बर्तन, कुछ साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, इसलिए ये अंदाज़ा लगाया गया है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है अरिकामेडु से, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, याद रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं। इसके आगे की बात देखिए, जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया था, देखिए ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत में फैला हुआ। और आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था ये। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सब में इसके अभिलेख मिले हैं अशोक के। इसके बाद देखिए ये कई भागों में बंट गया था। जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ तो मौर्य जो साम्राज्य था, जगह जगह कई सारे शासक आ गए थे। पश्चिमी एशिया से आ गए थे, कुछ मध्य एशिया से आकर यहाँ पर बस गए थे। तो जगह जगह उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। लगभग 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। देखिए हिंद यवन शासक इंडो ग्रीक, इन्होंने ही सबसे पहले आके सोने के सिक्के चलाए थे हमारे भारत में। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हो गया। देखिए शक जो थे ये मध्य एशिया से आए थे और आकर हमारे भारत में बस गए थे। इन्होंने कुछ वर्षों तक राज किया था। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। देखिए जो शक थे ये मध्य एशिया से आए हुए, इन्होंने 500 साल तक, कुछ शासक इसमें से 500 वर्ष तक टिके रहे थे। जब इसके बाद गुप्त शासक आएंगे, गुप्त शासक भी देखिए, गुप्त शासकों का भी बड़ा साम्राज्य था। इन्होंने इन पर विजय प्राप्त की थी, इनको भगाया था यहाँ से। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। शक के बाद देखिए कुषाण आए, इसके बारे में हम 9 अध्याय में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। देखिए मौर्य साम्राज्य जो था, अशोक का एक सेनानायक था पुष्यमित्र शुंग था। इसने भी एक अपने वंश की स्थापना की थी, एक राज्य की स्थापना की थी। शुंग वंश कहते हैं उसको। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन चला। शुंग के बाद भी कण्व वंश आया।
फिर उसके बाद एक वंश और आया था, जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ये भी कब तक चले थे? जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी तो ये गुप्त साम्राज्य जो था इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था, जहां पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। देखिए, शकों के साथ एक सातवाहन शासक आ जाएंगे, सातवाहन वंश आ जाएगा। वो सातवाहन वंश शकों पर आक्रमण करके इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। सातवाहन शासक फिर शासन करते हैं। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन शासक लगभग 400 साल तक टिका रहा। जो ये सातवाहन शासक थे, सातवाहन शासकों ने 400 सालों तक राज किया था। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। जो ये सातवाहन शासक थे, इसके बाद वाकाटक वंश की स्थापना होगी। उसके बाद देखिए, ये सब देखिए उत्तर भारत में, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में चल रहा था ये सब। अब देखते हैं दक्षिण भारत में क्या चल रहा था। दक्षिण भारत में देखते हैं। दक्षिण भारत में लगभग 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर तथा पांड्यों ने शासक किया। देखिए, 3 शासक आएंगे ये, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। जब ये चोल, चेर, पांड्य ये तीनों एक साथ चलेंगे अलग अलग हिस्सों पर, फिर इसके बाद देखिए पल्लव और चालुक्य आएंगे। ये दक्षिण भारत के वंश हैं, सारे दक्षिण भारत के हैं ये। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें इनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। देखिए, इसके साथ साथ और कई भी विकास चल रहे थे इन राजाओं के साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। समुद्री रास्तों की भी देखिए खोज की थी, जो मैंने बताया था अरिका मेडू, वहाँ से समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था रोम के साथ। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। जब गुप्त साम्राज्य आएगा तो उसमें देखिए बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें भी होंगी। ये सारी बातें साथ ही साथ हो रही थीं। देखिए, ये सब साथ साथ चल रहा था। इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों में पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। आगे जो हम पढ़ेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना कि वो सारी चीज़ें साथ साथ हो रही थीं, आप इससे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है। देखिए, ये देख सकते हैं हम सातवाहन सिक्का है, ये जो सातवाहन आएंगे ऐसे सिक्के चलाएंगे। ये देखिए शकों का सिक्का है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए कुषाणों का सिक्का है ये, और ये हिंद यवन सिक्का है। हिंद यवन को इंडो ग्रीक भी बोलेंगे, और ये हिंद यवन आकर ही सबसे पहले अपने सोने के सिक्के चलाएंगे इंडिया में। तो क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो वो हिंद यवन ने चलाए थे या इंडो ग्रीक ने चलाए थे। तो ये समाप्त हो गया है। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।